वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर रियासत अली साहब। ये बेसिकली इनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के हिता मीरपुर से है। वहाँ से ये इनके जो वालिद साहब थे वो यूके मुंतकिल हुए, लेकिन यूके आने से पहले वो कुछ अर्सा फैसलाबाद में रहे। और इसके बाद जो रियासत अली साहब थे ये भी बरतानिया मुंतकिल हो गए। वहाँ से इन्होंने 12 लॉ किया और बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करने के बाद ये वहाँ पे कुछ अर्सा रहे, फिर ये यहाँ पे लाहौर रहे और फिर वापस अपना जो फैसलाबाद आ गए और आज ये आजकल यहाँ पे फार्मिंग का काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है हमारे लिए कि एक शख्स जो बरतानिया गया, वहाँ से पढ़ के आया और बैरिस्टर बन के वापस आया और यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने ये काम क्यों शुरू किया और हम इनसे सबसे पहले इनका खुद तारफ़ जानेंगे इनकी ज़ुबानी कि आप अपना सब तारफ़ करवा दें। जी, जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम रियासत अली है। मेरी पैदाइश यहीं मामू कांजन के एक गांव की है। बेसिक एजुकेशन भी मेरी जो है वो इधर ही गांव के स्कूलों से है। 93 में मैं यूके गया तो वहाँ जाके छोटे मोटे कारोबार किए, पढ़ने का शौक़ था और फिर मैं 2001 में वापस यूनिवर्सिटी चला गया। तो वहाँ से फिर मैंने फॉर्मल एजुकेशन जो है वो की हासिल और 12 क्लास करने के बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में आने के बाद मैंने लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है। अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं है। लेकिन ये है कि ये फार्मिंग का जो है ये मुझे शौक़ है। तो एक आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन से मैंने एक सेमी ब्रेक ली है, तो आजकल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे फार्म पे। अच्छा, क्या चीज़ है जिसने आपको वापस बैरिस्ट्री के बाद भी उस ज़िंदगी से, क्योंकि जो वो जो लाइफ होती है उसको हमारे यहाँ आप कमर्शियल लाइफ कह सकते हैं, शहरी ज़िंदगी होती है, उसका बिल्कुल एक अलग स्टाइल होता है। आप वापस आए, आपने फार्मिंग शुरू की, इसकी मेन वजह क्या थी? क्या चीज़ आपको वापस गाँव में लाई? देखिए, वजह ये थी कि मैं जब यूके गया उस वक्त भी मेरे जहन में ये था कि यूके से आप दो चीज़ें ले सकते हैं जो कि शायद पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है, स्टैंडर्ड वाइज कह लें या वैसे मतलब इतनी एक्सेस नहीं है लोगों की। एक तो ये है कि यूके की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो क्वालिटी आपको पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। और दूसरी बात जो हम अक्सर पाकिस्तानी सोचते हैं और करते हैं कि जी बाहर जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारी अर्निंग है वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है। तो मेरा शुरू से ये था कि या तो इतने पैसे लेके जाएं यूके से कि आप पाकिस्तान में जाके कंफर्टेबल लाइफ जो है वो एंजॉय करें, या फिर ये है कि आप अपनी एजुकेशन वहाँ से लेके आएँ और उसको आके पाकिस्तान में एंजॉय करें। तो यूके में टिकने का कभी भी मेरे मतलब दिल में नहीं था कि मैंने सारी उम्र उधर ही रहना है। ये आप कह लें कि प्री प्लान था कि मैंने एक दिन यूके से वापस पाकिस्तान आना है। तो लक अच्छी थी कि स्टडी में मतलब वो एक सिलसिला मेरा चल गया और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि गांव के स्कूल से जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। हमारे ज़माने में मेरा ख्याल शायद अभी भी स्कूलों में यही हो, लेकिन हमारे ज़माने में स्कूलों में टाट भी नहीं होता था। हम घर से कोई खाली बैग लेके जाते थे और ठंडी ज़मीन पे उस पर बैठ के पढ़ते थे। तो लिंकन इन जाना मेरे लिए एक मैं समझता हूँ कि एजाज़ की बात थी। पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस का भी शौक़ है। आई एंजॉय लो यू कैन से। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वीकनेसेस हैं। बहुत सारे बैरिस्टर्स पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक बैरिस्टर के लिए पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना मुश्किल है तो शायद कुछ लोग कहें कि जी ये आप क्या कह रहे हैं, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बैरिस्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करना एक और चीज़ है और क्रिटिकली उस चीज़ को स्टडी करना और उस चीज़ को समझना एक और चीज़ है। मैंने ये समझा है कि पाकिस्तान के अंदर रह के प्रैक्टिस करना और ख़ास तौर पर जिस सिस्टम के अंदर पाकिस्तान का जुडिशल निज़ाम काम करता है, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। और मैंने
प्रैक्टिस की है लाहौर में 7-8 साल हाई कोर्ट में, लेकिन आस्ता आस्ता मैं उससे थोड़ा सा पीछे हटता गया और फिर फार्मिंग का मुझे शुरू से शौक़ था। अभी भी मैं फार्मिंग एंजॉय करता हूँ। मैं ये पीछे ट्रैक्टर खड़ा है, ये मैं खुद चलाता हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ये हमारे साथ चौधरी कासिम साहब भी मौजूद हैं, ये भी यूके से आए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारी हुकूमत है वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रही है और कौन कौन सी नहीं दे रही है, और हुकूमत को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी और जो कश्मीरी हैं वो आप कह सकते हैं 40 से 50% वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त रेमिटेंसेस की सूरत में। देखिए, सिर्फ बात ओवरसीज़ की नहीं है। मुझे आप कह सकते हैं कि मुझे दोनों एक्सपीरियंस है। मैंने ओवरसीज़ का एक्सपीरियंस भी किया है, और पाकिस्तान की जो बैकबोन है एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है। और मैं पिछले 4-5 साल से मतलब आप कह लें कि एक टिपिकल किस्म की फार्मिंग कर रहा हूँ, जिस तरह के किसान करता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट्स ना तो वो ओवरसीज़ को वैल्यू देते हैं और ना ही वो किसानों को वैल्यू देते हैं, फॉर सिंपल रीज़न। ओवरसीज़ जो लोग गए हैं, ज़्यादातर हमारा जो वर्किंग क्लास लोग हैं, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, यूरोपियंस को आप छोड़ दें, यूरोपियंस तो बेचारे अब ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आने वाली नस्ल तो उनकी रहेगी उधर, वो नहीं इधर आएगी। हाँ, जो मिडिल ईस्ट वाले हैं वो सारी वर्किंग क्लास हैं, और जिस क्लास से वो यहाँ जाते हैं, यहाँ से मतलब मुराद मेरी पाकिस्तान से, वो भी वर्किंग क्लास से जाते हैं। आप कह लें कि किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। तो ये जो पॉपुलेशन का सेगमेंट है, ये किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है, वो ओवरसीज़ हो यहाँ हो। पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो बेहतर जानते हैं कि वो क्यों नहीं चाहते कि ये तबका जो है ये मुआशरे के अंदर आगे आए या कोई मतलब एक पॉजिटिव रोल अदा करे। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि पिछले कुछ महीनों से हमारे जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, गंदम हो गई, चीनी हो गई, उसकी प्राइसेस शूट कर रही हैं। लेकिन जब किसान की बारी आती है कि रेट फिक्स करने हों तो वो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया वो इंक्रीज़ देते हैं। हालांकि उस फसल को उगाने की जो इनपुट है वो इंक्रीज़ से कई फोल्ड ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर गंदम 100 रुपया बढ़ी है तो जो फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 500 रुपया बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस एरिया में जो है वो ना होने के बराबर है। आप यहाँ पे इस जो आपने जो ये फार्मिंग का जो आपने ये एरिया जो आपने कवर किया, इसमें आप क्या क्या इस वक्त उगा रहे हैं? हम बुनियादी तौर पे शुरू में तो हमने यहाँ पे जो रवायती फसलें थी, मकई हो गई, गंदम हो गई और इस तरह की दूसरी फसलें वो लगाते थे। लेकिन मुझे ज़्यादा जो मेरी इंटरेस्ट है वो थी वेजिटेबल्स में। तो सब्जियों में भी मैंने एंड पे आके ये किया कि अब हम तवज्जो जो है वो ज़्यादातर दे रहे हैं इस पे क्यूकम्बर पे, खीरे पे। और ये खीरा जो है ये हमारी मेन क्रॉप है, खीरा और इसके साथ मकई। अच्छा सर, ये एक और बताएं, आप का ताल्लुक चूँकि कश्मीर से है, लेकिन आपकी जो पैदाइश है वो फैसलाबाद की है, फिर आप यहाँ से यूके चले गए। अभी आपका ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर के साथ? अभी भी आप जाते हैं कि आपके रिश्तेदार वहाँ पे हैं? जी बिल्कुल तल्लक है, और बड़ा गहरा तल्लक है। हमारी फैमिलीज़ ख़ास तौर पर मंगला डैम बनने के बाद फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा तितर बितर हुई। कुछ लोग डैम बनने से पहले यूके जा चुके थे, मेरे वालिद साहब डैम बनने से पहले यूके जा चुके थे। बल्कि जो माइग्रेशन हुई डैम के बाद, वो मेरे वालिद साहब इंग्लैंड में थे और मेरे दादा और दादी यहाँ फैसलाबाद में आए। उन दिनों ये लालपुर था। तो अभी भी मेरी फुफ्फो हैं वो मीरपुर में रह रही हैं, उनके बच्चे हैं वो मीरपुर में रह रहे हैं, और हमारे काफ़ी सारे जो रिश्तेदार, बड़े करीबी रिश्तेदार हैं वो आज़ाद कश्मीर में हैं। तो आज़ाद कश्मीर के साथ तो खूनी रिश्ता है और आना जाना मुस्तकिल बुनियादों पर लगा हुआ है। हमारे साथ चौधरी कासिम साहब भी मौजूद हैं। ये भी यूके से पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, लिहाजा हम इनसे भी पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या महसूस कर रहे हैं? क्या जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो ओवरसीज़ हैं वो हमारी पावर हैं, ठीक है, हमें उन्हें यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो क्या ये मुतमईन है इस गवर्नमेंट की पॉलिसी से बानिस्बत जो पिछली जो गवर्नमेंट्स थी? और ये मज़ीद क्या चाहते हैं कि इनको क्या क्या जो ओवरसीज़ हैं उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो इधर आएँ और इधर इन्वेस्टमेंट करें और अपने मुल्क को वापस बेहतरी की जानिब लाने के लिए यहाँ पे काम करें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि कोई गवर्नमेंट हो या इमरान की हो या पहले मियाँ साहब की थी, जो भी थी, किसी गवर्नमेंट ने आज तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई फैसिलिटी नहीं किया, जो कि उनको करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है, देखें जी, कि जैसे रियासत साहब बरतानिया में रहे हैं, वहाँ उन्होंने बहुत सी बिज़नेस भी की है। इन्हें स्टडी नहीं की वहाँ जाके, इन्होंने बिज़नेस भी वहाँ की है, छोटी मोटी हाई लेवल की बिज़नेस की है, एक्सपीरियंस गेन किया है। मैं समझता हूँ इन जैसे लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है कि अब ये पॉइंट पर आ गए हैं यार कि हम यहाँ भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं आप समझता हूँ कि इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस इंग्लैंड से हुआ, यहाँ से नहीं हुआ। वहाँ हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, बैठे हुए हैं, और उनके पास डिफरेंट आइडिया। अगर हम एक अच्छा फैक्ट्री वर्कर वहाँ हो सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं हो सकते? एक अच्छा टैक्सी ड्राइवर हम वहाँ हो सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं होते? यहाँ इसलिए नहीं हो सकते कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छा नहीं है। दूसरा, ओवरसीज़ को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जबकि ओवरसीज़ का हुकूमत को बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे आपने पहले कहा कि रेवेन्यू बहुत आता है, लेकिन उसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि वो लोग वापस आएँ यहाँ पर और यहाँ इन्वेस्ट करें, और मुल्क को बहुत फ़ायदा हो सकता है। वहाँ हमारा एक बिजनेसमैन है, एक रेस्टोरेंट चला रहा है या फैक्ट्री ऑनर है, क्या वो फैक्ट्री यहाँ लगा सकता है? बल्कि वो इससे अच्छा लगा सकता है यहाँ पर। यहाँ मैन पावर बहुत मिल सकती है, वहाँ मैन पावर की प्रॉब्लम है। सो मैं कहता हूँ इन जनरल कि कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे मलेशिया में हुआ, आज मलेशिया की हालत देखिए, डिफरेंस है। हमारे वहाँ इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर स्पेशल एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अगर वहाँ से हम लोग ले आए तो ये पाकिस्तान में गुर्बत सारी ख़त्म हो सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ इन चीज़ों को बैठ के इन पर गौर फिक्र करें तो पॉसिबल है, वरना अगर ये धरने देते रहे, जब से एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, तो ये इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक स्कीम थी जिसमें उन्होंने किसानों को सब्सिडीज़ दी ताकि किसान जो हैं वो जदीद आपाशी के जो तरीके हैं वो अपना के पानी की बचत करें, बेहतर पैदावार ले सकें। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये टैंक है हमारा, हम इसमें पानी स्टोर करते हैं। और ड्रिप सिस्टम जो है ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इनसे ऑपरेट होता है। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है और मैं तो इसको 2 साल से एंजॉय कर रहा हूँ। ये हमारी फसल लगी हुई है एंटी इंसेक्ट नीचे के एंटी इंसेक्ट नेट के नीचे। ये क्यूकम्बर की फसल है, यहाँ उर्फ़े आम में खीरे कहते हैं। आप अगर अंदर जाके देखें तो आपको बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से जो है ना वो खीरे नज़र आएंगे। आप उठा लीजिए अपने सब, आप आए। ये अगर आप देखें, ये सामने आपको क्यूकम्बर्स नज़र आ रही हैं। ये भी क्यूकम्बर जो है ये डेवलप हो रही हैं। ये जो ऊपर फ्रूट है ये अभी कच्चा है, जो तैयार फ्रूट है जैसे ये फ्रूट है ये अब रेडी है पिकिंग के लिए। तो ये सारा फ्रूट जो है ये भी लेबर जो है इसको पिक करेगी, बैग्स में पैक करके फैसलाबाद बड़ी जो सब्ज़ी मंडी है उसमें बेचते। ये ड्रिप इरिगेशन पे जो है ये लगा हुआ है हमारा क्यूकम्बर ना, तो इसके साथ पानी की बहुत बचत होती है, फर्टिलाइज़र की बहुत बचत है, और ओवरऑल जो क्रॉप की हेल्थ है वो इस सिस्टम से बेहतर जो है ना मैनेज होती है। ये जी है कैरेट वाशर। ये आइडिया मैंने अपने डेवलप किया था और फिर कुछ हेल्प ली मैंने यूट्यूब से, इंटरनेट से, और इसका जो डिज़ाइन है वो हमने फिर डिज़ाइन किया। इसमें हम जो है ना वो गाजर वाश भी करते हैं और उसको पॉलिश करते हैं, इस तरह से चलती है और इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये 10 बंदों का काम जो है ये 2 बंदे कर सकते हैं इस मशीन पे। हमारा ये पंजाब का एक बड़ा आप कह लेंगे रवायती तरीका है आपाशी के लिए। जो नहरी इलाके हैं, इवन बरानी इलाकों में भी जहाँ पानी ज़ेरे ज़मीन पानी अच्छा है, वहाँ इसकी मदद से जो है ना वो पानी निकाल के तो फिर फसलों को लगाया जाता है। इसको ट्यूबवेल बोलते हैं।